तो चलिए, है ना, फिलहाल देखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, तो कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम का मतलब क्या है कि देखो, एक्चुअली आपने जो पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, अगर दो चार्जेस हैं, है ना, एक मान लो Q1 और दूसरा मान लो बाबू आपने Q2 मान लिया। अब इनके बीच की दूरी क्या है, R है। अब इन दोनों के चार्जेस के बीच की दूरी कितनी साहब, R है, ठीक है। अब तू सोच, ये कहाँ रखे गए हैं, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड खत्म हो जाता है, जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे, और या फिर वहाँ पे एयर हो, वहीं पे बात करी जा रही है, ठीक है। तो देखो, तो ये है इन वैक्यूम, VACWUM। वैक्यूम में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 है, अगर R डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लग रहा था इस पे फोर्स इधर की ओर कौन लगा रहा था, ये इस पे लगा रहा था, और इस पे फोर्स इधर की ओर लग रहा था, ये इधर लगा रहा था, ठीक है। तो इस F की जो वैल्यू थी वो होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या बोलो, यही था, हाँ यही था। इसमें क्या दिखे, या आपने ऐसा पढ़ा था F बराबर के, ये बहुत अच्छा के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, F बराबर के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो बाबू के क्या था, तो के की वैल्यू थी, के कांस्टेंट था और के की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁹ ये सब याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। शाबाश बाबू। अब कहता है क्या कि अब इन दोनों चार्जेस के बीच में अभी एयर था, तो क्या कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच हम लोग क्या प्रेजेंट कर दे, मीडियम मतलब आप वुडन ब्लॉक रख दो, आप ग्लास का ब्लॉक रख दो, आप पानी रख दो उनके बीच में, है ना, और कोई ऑयल रख दो, है ना, इनके बीच में फिल कर दो, है ना, तो दैट इज द मीडियम, ठीक है। तो वैसे ही करा जा रहा है कि अगर मीडियम प्रेजेंट हो जाए तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं क्या कि हमने देखा कि डिफरेंट मीडियम है, जैसे वाटर रख रहे हैं तो वाटर एक केस में देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी इसकी वैल्यू आ रही है ना, ये कुछ न्यूटन होगा, है ना, तो देखा गया कि ये जो फोर्स है ये फोर्स में कमी आ गई, फोर्स में क्या आ गई, कमी आ गई। क्यों, क्योंकि मीडियम प्रेजेंट है। तो मीडियम के प्रेजेंट होने से इतना चीज देखना है कि फोर्स में क्या हो रहा है, ये वैल्यू इसकी कम हो जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि चार्ज वगैरह इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, है ना, तो चार्ज इंड्यूस हो जाता है तो इंड्यूस का भी एक फोर्स लगने लगता है ना, तो जिसके कारण थोड़ा सा फोर्स हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। खैर उतना नहीं, इतना समझो कि जैसे ही मीडियम अपन प्रेजेंट हो जाता है तो मीडियम प्रेजेंट होने से क्या होता है कि हमने देखा कि ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो देखा गया कि एक फैक्टर है जिससे ये फोर्स कम हो जा रहा है। एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए एक पर्टिकुलर फैक्टर होगा, एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर फैक्टर है। देखा क्या कि एक फैक्टर से क्या हो रही है, कम हो जा रही है, और उस फैक्टर का कुछ नाम दिया गया है। तो देखते हैं, कहता है क्या, इन वैक्यूम में ये है, बट इन मीडियम, लेकिन अगर हम कोई भी मीडियम ले लेते हैं, इन मीडियम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन these two charged particle is decreased by a factor, एप्सिलॉन r। किस फैक्टर से डिक्रीज कर गई बाबू, हमने देखा कि जैसे ही हम मीडियम में इन दो चार्जेस को रख रहे हैं तो जो पहले फोर्स लग रहा था अब वो फोर्स कम हो गई। तो कितने फैक्टर से कम हो गई, द फैक्टर इज एप्सिलॉन r। जैसे हम बोले कि फोर्स है 2 गुना कम हो गया, है ना, 2 गुना कम हो गया, तो दैट इज फोर्स इज डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। तो ER वो फैक्टर क्या है, वहां पे 2 होगा, तो यहाँ पे ER, यहाँ पे फैक्टर क्या है, ER से घट गया। अब ER क्या है बताते हैं, पहले समझो। तो कहते हैं क्या कि फोर्स इन अ मीडियम, देन फोर्स इन अ मीडियम। तो मीडियम में फोर्स देखा गया कि फोर्स इन अ मीडियम, वो क्या देखा गया कि जो भी फोर्स था इन अ वैक्यूम में, जो फोर्स था उसका
कम हो गया ई आर फैक्टर से, तो ई आर फैक्टर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सिंपल, काम खत्म। तो देख आपका क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन आर, बाकी Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। बोलो बाबू कोई दिक्कत, यही हो गया फोर्स इन मीडियम। ये क्या हो गया, फोर्स इन मीडियम। अब कहो कि मास्टर ये एप्सिलॉन आर क्या है, लिखो बाबू, देखो ये फैक्टर जो है एप्सिलॉन आर ये है क्या, तो कहता है क्या एप्सिलॉन आर क्या है, इसको बोलते हैं RELATIVE, रिलेटिव, क्या होता है, परमिटिविटी या परमिएबिलिटी, बोलना पड़ेगा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे यार पक्का आ रहा है। देखो ER को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, कहते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये पता है आपको एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन क्या है, इसको कल बताए थे कि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बताए थे, बहुत बढ़िया साहब। अब कहते हैं क्या कि साहब ये जो ER है, इस ER को कोई K से भी दिखाता है, और इस K को एक नाम दिया गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब इसी ER को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, और इसी ER को कोई K भी बोलता है, और K को नया नाम दे देता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो साहब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी कांस्टेंट क्या है, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं साहब। तो आप देखो कहते हैं क्या, ये इतना समझ में आया। अब कहते हैं क्या कि जो ये प्रोडक्ट है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का, कहता है क्या कि इसको हम बोलते हैं कंबाइंडली एप्सिलॉन्ट, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन्ट, और इसको नाम देते हैं ABSOLUT, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है थोड़ा सा समझते रहना है, देखो कहीं दिक्कत नहीं हुआ। फोर्स हमने देखा कि मीडियम में दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसी मीडियम में ER फैक्टर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ER को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी आपको गिवन होगी। अब कहते हैं क्या कि ER को एक और नाम दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ER के नाम क्या दिया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट बोलो, बात हमारा क्या है, ER है, एक ही है। अब तुम सोचो कि बहुत बार जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को डायरेक्ट हम लोग इसका मल्टीप्लायर को क्या बोलते हैं हम लोग, E, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो देखो ये फोर्स इन ए मीडियम आपका चेंज हो जाएगा, मतलब वही रह जाएगा, फोर्स इन ए मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, बात खत्म, ठीक है। नहीं अब देख यहां से थोड़ा सा एक आपको समझना है जो कि आपको थोड़ा सा एक देगा, क्या बोलते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा सा बन सकता है, कैसे, तो देखो कहता है क्या, यहीं से आप यहां से अगर ER की वैल्यू देखो तो ER की वैल्यू क्या होगा, E/E0, ER की वैल्यू क्या होगा, E/E0, और ER को इसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं K, क्योंकि ER को ही हम लोग K बोलते हैं जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, बात समझ में आ गया। और E को क्या बोलते हैं, E को हम लोग देखो क्या बोले हैं साहब, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एक ही बात है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाई, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं बाबू इसको, फ्री स्पेस। नहीं आया समझ में बाबू, बोलो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है। क्या था कि K बराबर होता है ER, और ER को बोलते हैं ER, यहां से देखो ER को क्या बोल देंगे, E/ε0 बोलेंगे, और E को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और
एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। बोलो कोई दिक्कत साहब? नहीं। तो ये याद रखिएगा बाबू, आज न कल आपको जरूर इससे कुछ न कुछ आपको मिलने वाला है 100%। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि साहब इस ER, ये जो के बोलते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसके बारे में या ER के बारे में जो है, इसका बहुत ज़्यादा फील कब आएगा एक्चुअल में ये क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी एक्चुअल में क्या होता है। तो इसका बेसिकली फील आपको कहाँ मिलेगा? इसका बेसिकली फील मिलेगा आपको कैपेसिटर में। जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें ये की आएगा और वहां पे कैपेसिटर में इस की को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताएंगे कि साहब ये के कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप याद कीजिए, क्योंकि ये वैल्यू याद रखिएगा तो आपको आगे काम आएगा, आगे के चैप्टर में भी काम आएगा और यहाँ पे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। कहता है कि स्टार देके लिखेंगे, कहता है क्या कि फॉर एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू होती है दैट इज 1। फॉर एयर और वैक्यूम द के की वैल्यू कितनी होती है? 1। मतलब पर मीडियम क्या हो गया? एयर हो गया। तो एयर हो गया तो एयर के लिए क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? कट जाएगा तो बच जाएगा क्या? 1। ठीक है। अब कहता है क्या कि फॉर कंडक्टर, ठीक है, और कंडक्टर के लिए कहता है क्या कि जो के की वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होती है। के की वैल्यू क्या होती है बाबू? इन्फिनिटी होती है। के की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है साहब? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये दोनों वैल्यू आपको क्या करना है? याद रखना है। और एक और लिखवा देते हैं, फॉर नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा कि 1 कैसे होगा, इनफाइनाइट कैसे होगा। और यहां पे कह रहे हैं कंडक्टर के, नॉन कंडक्टर के लिए के शुड बी ग्रेटर देन 1। मतलब के की जो मिनिमम वैल्यू पूछ रहे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द के, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द के इज 1 एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द के, दैट इज इनफाइनाइट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू आपको ये है। कोई दिक्कत? और नॉन कंडक्टर के लिए के की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो अब हमेशा याद रखिए के इज नेवर बी नेगेटिव, के हमारा नेगेटिव नहीं होता। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होगा, वो कभी भी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। बोलो कोई दिक्कत? शाबाश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आए थे वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, बोलो यहां तक पूरा समझ में आया? अब एक मीडियम पे क्वेश्चंस कैसे दिखाई दिए। ठीक है, हाँ। अब आप समझो कि इतना तो मास्टर बता दिया कि साहब अगर मीडियम प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाती है और वो फैक्टर क्या होता है? ER। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या आया देख, क्वेश्चन आप करा दे। कहते क्या कि F glass is introduced between the two charges which are separated at a distance then electrostatic force will, ऑप्शन दिया आपको ए, ऑप्शन क्या दिया? ए। कहते हैं क्या कि अगर ग्लास है ना, दो चार्जेस के बीच में क्या कर दिए, अगर प्लेस कर दिए है ना, दो चार्जेस हैं उनके बीच में हमने मीडियम क्या डाल दिया? ग्लास डाल दिया। तो कह रहे क्या कि देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी, पहला इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी आइदर, ऑप्शन सी DECREA decreases to 0, ऑप्शन डी
आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। हाँ ठीक है साहब। देखो अब ये इतना क्वेश्चन आपसे क्या कर दिया, पूछ दिया। क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि अगर दो मीडियम के बीच में सर अगर हम क्या करते हैं एक ग्लास इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो उनके बीच का फोर्स बढ़ेगा घटेगा या जीरो हो जाएगा घट के, हाँ या फिर पता नहीं मतलब बढ़ेगा या घटेगा, है ना, क्या होगा। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और इसी के साथ देते हैं, बाद में इसका सॉल्यूशन हम आपको करवाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये ले, ठीक है, यहां पे एक और क्वेश्चन। इन दोनों का जवाब हमको एक साथ चाहिए। इन दोनों का जवाब क्या चाहिए बाबू, हमें एक साथ चाहिए। इफ मेटल इज इंट्रोड्यूस बिटवीन 2 point charges which are separated at a distance, then electrostatic force will, ऑप्शन यही रहेगा, इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी DECREASES डिक्रीजेज टू 0, ऑप्शन डी आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है बाबू, कितना समझ में आया? कह रहे क्या कि इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताएं। कुछ चीजें यहां लिखवाई गई हैं, यहां पे कुछ चीजें हमारी क्या करी गई हैं साहब, लिखी गई हैं, इसी से समझ में आएगा साहब। ये समझो, ठीक है। तुम सोचो फोर्स इन मीडियम क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और यहां पे यही के या एप्सिलॉन आर बात एक ही है, Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। बोलो फोर्स इन मीडियम यही था, पक्का, कोई दिक्कत नहीं साहब, यही था। अब तो सोच, कह रहे क्या साहब ये दिया है, बोला आंसर कौन सा होगा, इंक्रीजेज तो होगा, डिक्रीजेज तो कह रहे सर डिक्रीजेज और ये भी डिक्रीजेज टू 0 क्या है। तो साहब देख यहां पे जो आंसर होगा, देखो दोनों बड़ा क्लोज ऑप्शन है साहब, है ना, लेकिन ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है डिक्रीज होके 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये है, और ये कह रहा है डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। तो साहब डिक्रीज होकर 0 नहीं होगा, डिक्रीज करेगा, सिर्फ और सिर्फ कम हो जाएगा। कैसे, तो देख ये जो ग्लास है कहां गया, ग्लास कंडक्टर है नॉन कंडक्टर है, क्या है, तो साहब नॉन कंडक्टर है, और नॉन कंडक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्फिनिटी अगर पहुंच जाता है तो 1/∞ दैट इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट विल बी 0, दैट इज फोर्स क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। तो सोच ये है क्या, नॉन कंडक्टर, ये ग्लास है क्या, नॉन कंडक्टर, बोला है कि नहीं साहब। और नॉन कंडक्टर की वैल्यू के से क्या होती है, 1 से बड़ा होती है, तो साहब समथिंग बाई के क्या कर गया, इंक्रीज कर गया 1 से, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं कि मेटल यूज कर दिया गया, तो मेटल क्या होते हैं साहब, कंडक्टर होते हैं, मेटल क्या होंगे, कंडक्टर, और कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनाइट, कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफिनाइट, और 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, तो दैट इज डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलो बाबू समझ में आया, शाबाश, बेहतरीन, जीरोक्स मारो फटाक से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बाबू अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ पे क्या करेंगे बाबू, न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। देखो क्या करते हैं न्यूमेरिकल, देखो कैसे। अब देख बच्चों वाला न्यूमेरिकल आपको कैसे पूछेगा, है ना, ये एग्जाम नहीं पूछता है साहब, है ना, बच्चे भी नए नए हैं, है ना, तो उनके लिए है, क्या है देखें, आराम से देखें, समझे। मान लो कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक चार्ज है यहाँ पे 2 कूलम का और एक चार्ज है यहाँ पे 4 कूलम का, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 1 मीटर का है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन है कि इस पे फोर्स बताओ
कितना लग रहा होगा? 4 कूलम चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? बोलो, निकलेगा? हाँ निकलेगा साहब। मास्टर क्यों नहीं निकले यार? इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है? F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू 2 मान लो, 4 मान लो, बाई R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 K। ये क्या हो गया आपका? H। अब तुम सोचो कि इससे फोर्स किधर लग रहा है, तो ये इसको क्या करेगा साहब? रिपेल करेगा, तो इस पे बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है। जबकि अगर इस पे फोर्स करता है तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? तो ये इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा साहब, बोलो, और इतना ही फोर्स ये भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही क्वेश्चन में अगर बोलते कि साहब इसको निगेटिव कर लेता, अब पूछते इससे फोर्स क्या होता? तो फोर्स इतना ही रहता, हम लोग मैग्नीट्यूड ही लेते, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता? तो इधर की ओर हो जाता। बोलो, कोई दिक्कत नहीं साहब। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है बाबू? इक्विलेटरल ट्रायंगल, शाबाश। और उसके वर्टिक्स पे चार्ज ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, चार्ज ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है वो a है। तो पूछ रहा है कि साहब कि इस वाले पे कितना फोर्स लग रहा है, या इस वाले पूछ दे, इस वाले पूछ दे, कोई पूछ दे, है ना। तो मान लीजिए क्वेश्चन हम पूछे कि इस वाले चार्ज पे इस सिस्टम ने कितना फोर्स लगाया है, तो साहब कैसे निकालेंगे? तो देखो है क्या कि इस पे फोर्स देखेंगे कौन कौन से लगाने वाले हैं, कौन कौन लगा रहा है फोर्स। तो इस पे फोर्स लगाने वाला एक होगा, ये पैदल लिया है। दूसरा कौन पैदल ले लिया है बाबू? ये। तो ये इसको क्या करेगा? भाग यार उधर, भाग भाग भाग, सेम नेचर के हैं, है ना, होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये इसको भगाएगा, जाओ यार तुमसे कोई मतलब नहीं। ये भी इसको कहेगा जाओ यार तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो इसको इधर भगा देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो इसका लाइन ज्वाइनिंग देखो, इस दोनों चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग, तो ये इस पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा? इधर की ओर, मान लो F से लगाएगा। और ये इसको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये इसको किधर की ओर फोर्स लगाएगा साहब? ये भी F से लगाएगा। अब कोई मास्टर दोनों F कैसे हो गए? ये तो इसके कारण है। हाँ, तुम सोचो कि जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही जितना मैग्नीट्यूड इसका है और इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका और इसका भी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे ये है, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो साहब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। बोलो, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई बुराई नहीं है साहब। शाबाश मेरे लाल, ऐसे पढ़ते रहो। और क्या है कि थोड़ा सा आपके और भी दोस्त वगैरह हैं उनको भी बोलिए साहब कि आके पढ़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ये कंटिन्यूस वीडियो चलेगा, आपको पूरा 11th और 12th एक बैच हम पूरा कंप्लीट इसको करने वाले हैं, ठीक है, और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है, शाबाश। अब कहता है क्या कि साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये एंगल होता है वो बोल कितना होता है? 120 डिग्री। कितना साहब? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री हो गया। अब इससे कारण इससे फोर्स इधर, इससे कारण इससे फोर्स इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो तुम सोचोगे अगर दो फोर्सेज हैं 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो हाँ, तो इन दोनों का एफ नेट निकालोगे बाबू, तो एफ नेट होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस थीटा, दैट इज 60 डिग्री। बोल बाबू, कोई दिक्कत नहीं? तो √2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है साहब? 1/2। 2 इज कैंसिल आउट बाई 2, तो बचा कितना साहब? √3F स्क्वायर, दैट इज √3F। इतना कर लिया। अब करने के बाद इस F की वैल्यू निकाल दो, कोई भी एक निकाल दो। इस F की वैल्यू क्या होगी इन दोनों चार्ज के बीच? F बराबर K Q1 Q2, तो Q स्क्वायर बाई R का स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर। इसलिए जो F नेट आपका मिलेगा वो क्या मिल गया? √3F बराबर √3, और F की वैल्यू जाएगी K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं,
एक क्वेश्चन लिखो बाबू फटाक से। मान लो कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे चार्जेज हमने रख दिया क्यू क्यू क्यू, और इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रख दिया, ये भी क्यू ही मान लो, ठीक है, और इसकी साइड लेंथ कितनी है ए। तो कह रहा है कि इस पे बताओ फोर्स कितना लगेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन समझ में आया? कह रहे क्या कि 3 चार्जेज हैं जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं और एक अनदर चार्ज है जो इसके सेंट्रॉइड पे रखे गए हैं। तो कह रहे क्या कि इस सेंट्रॉइड वाले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा इन सभी चार्जेस के कारण, वो हमें निकालना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट, बाय।